चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में, यही ना पढ़ाए थे आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का जो एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है वो है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना। क्या बताना? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना। लेकिन सबसे पहले ये है कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर को स्पाइरल फॉर्म में बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, जिसमें के लेंथ जो है वो रेडियस से काफी बड़ा होता है, इस चीज को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अब आप बोलेंगे क्या? कॉपी 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 कॉपी। देखिए, ये जो है ये स्पाइरल फॉर्म है, हाँ या ना। अगर ये इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर होता और हम इसको इस तरह से मोड़ दिए होते, आप इसका लेंथ भी देखिए, इसके रेडियस से बहुत ज्यादा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनॉइड। तो ये जो दिख रहा है यही क्या है? हमारा सोलेनॉइड है। तो अगर इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर होगा, ठीक है, मतलब इंसुलेटेड भी होगा और कंडक्टिंग भी होगा, ठीक है, उससे अगर क्या होगा, करंट, इसको अगर हम स्पाइरल फॉर्म में बेंड कर देंगे, ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा? सोलेनॉइड होगा, ठीक है। लिखेंगे सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड लिखेंगे इसमें। देखिए, इफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, इफ insulated conducting wire, if insulated conducting wire is wounded over, if insulated conducting wire is wounded over, wounded is wounded over, is wounded over spiral path, is wounded over spiral path, is wounded over spiral path, such that such that such that length of spiral path, such that length of spiral path, such that length of spiral path is greater than, is greater than its radius, is greater than its radius, length of spiral path is greater than its radius, then it is known as, then it is known as solenoid, then it is known as solenoid, that is known as solenoid. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? सोलेनॉइड बोलेंगे, है ना। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, expression for magnetic field induction, magnetic field induction on the axis of current carrying solenoid, current carrying solenoid, expression for magnetic field induction on the axis of current carrying solenoid, expression for magnetic field induction on the axis of current carrying solenoid, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सोलेनॉइड है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा था, तो उसका एक्सिस होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो उस एक्सिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है।
देखिए इधर, ये है सोलेनॉइड, है ना, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है बीच में, ये है सोलेनॉइड का एक्सिस। ठीक है, हमको सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है। मान लेते हैं कि इस सोलेनॉइड का जो लेंथ है, इस सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो कितना है, कैपिटल एल है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इस एल लेंथ में जो टोटल टर्न है वो कैपिटल एन है। कितना टर्न है? कैपिटल एन। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना टर्न है, तो स्मॉल एन टर्न है। ठीक है, यह है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां से करंट निकला और करंट मान लेते हैं आई आया, कि आई करंट फ्लो करेगा, है ना। तो हर एक टर्न से कितना करंट फ्लो करेगा? आई। ठीक है, हर एक टर्न से कितना करंट फ्लो करेगा? आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न कितना हो गया? आई हो गया। अब जब करंट फ्लो करेगा तो पक्का है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग यूनिट नॉर्थ पोल को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और उस यूनिट नॉर्थ पोल को रखना कहाँ पे है? तो एक्सिस के ऊपर रखना है ना। यहाँ पे हम रख देंगे यूनिट नॉर्थ पोल को, तो इस यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर लगेगा फोर्स। ठीक है, हमको यही बताना है कि इस यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? चलिए देखेंगे। आप लोगों को पता है कि एम्पियर सर्किट लॉ ये क्लोज लूप में काम करता है, ये बात आप लोग को हम बताएं, है ना। और क्लोज लूप बोलने का मतलब है स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, यही सब हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमको एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? क्लोज लूप लेना होगा। ठीक है, तो हम करते क्या है कि एक क्लोज लूप लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक क्लोज लूप ले लिया, और मान लेते हैं कि इस क्लोज लूप का जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। कितना है? स्मॉल एल। ठीक है, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ ये हमेशा किसमें काम करता है? क्लोज लूप में काम करता है। ठीक है, अब आगे सुनेंगे। हमको यहाँ पे पहले पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना, किधर, उसका डायरेक्शन किधर है। ठीक है, देखिए ये करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, कर रहा है ना, नीचे से आ रहा है, ऊपर से इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, सिंपल, ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है, राइट हैंड पाम रूल ही लगाएंगे। करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे? थंब को लेके जाएंगे। फिंगर कहाँ? ये पॉइंट अंदर में है, तो ये फिंगर अंदर की तरफ जाएगा। तो पाम का डायरेक्शन आपका किधर आ रहा है?
इस साइड आ रहा है ना, हाँ या ना? पाम का डायरेक्शन किधर आ रहा है? इस साइड पे आ रहा है। जिधर पाम का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड उधर ही काम करेगा, करेगा। तो इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कितना है, बी है। और हमको इस मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग द लेंथ क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको पहले एक छोटा सा लेंथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम लोग छोटी चीज को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इधर, यहाँ पे हमने एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया, डीएल, ठीक है। छोटे लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। बी बी डॉट डीएल निकालेंगे, बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के पूरे लेंथ में, तो हमको एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से कुछ वैल्यू मिलेगा, मिलेगा ना। तो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। कैपिटल एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ, इन एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। स्मॉल एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न, हर एक टर्न से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप, यही पढ़ते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप। अच्छा बच्चे लोग एक बात बताइए, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप, अगर हम ऐसा करके लिख दे कि यहां से यहां का लाइन इंटीग्रल मार्किंग कर देते हैं ना, इसको ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी। ए से बी का लाइन इंटीग्रल प्लस बी से सी का लाइन इंटीग्रल प्लस सी से डी का लाइन इंटीग्रल प्लस डी से ए का लाइन इंटीग्रल, तो ये पूरे के पूरे क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल दे देगा हम लोगों को, है ना। तो ये जो हम लिखे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल ए से लेके बी तक प्लस बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन बी से लेके सी तक प्लस बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन सी से लेके डी तक प्लस बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन डी से लेके ए तक, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सबको ऐड कर देंगे तो हमको क्लोज लूप से इंटीग्रेशन, क्लोज लूप से लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये करके हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना। नाउ अब आप लोग बताइए, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल ए से लेके बी तक है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इंटू कॉस थीटा ए से लेके बी तक। अब आप जरा वहां पे डायग्राम में देख के बताइए कि बी और डीएल के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, यहाँ पे 0 डिग्री, दोनों सेम लाइन में है ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे बी और डीएल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं हेयर थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो अब ये हमको क्या मिल गया, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल ए से लेके बी तक, दिस इज इक्वल टू बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब बताइए, तो अगर आप डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, ये जो छोटा सा लेंथ है उसको ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ए से बी का टोटल लेंथ मिल जाएगा, और ए से बी का टोटल लेंथ कितना है, एल है, हाँ स्मॉल एल। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल एल मिलेगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, बी डॉट डीएल ए से लेके बी तक, दिस इज इक्वल टू कितना आया, बी इंटू स्मॉल एल।
ठीक है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अभी कहां से कहां तक के लिए इंटीग्रेट किया है, बी से, ए से बी तक। अब बी से सी में जाना है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, और बी से सी जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं। कितना बनेगा, बी और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री। कितना, 90। तो अब अगर हम निकालेंगे लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल, बी से लेके सी तक, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा बी से लेके सी तक, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना, 90। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 90, कॉस थीटा इज इक्वल टू, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0। अगर हम 0 यहाँ पे पुट कर दे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो याद रखेंगे लाइन इंटीग्रल बी डीएल बी से लेके सी तक, ये कितना आ जाएगा, 0। इसके बाद नाउ अगर हम आपसे बोले कि बी डॉट डीएल सी से लेके डी तक की पारी आ गई, अब डिस्कल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इंटू कॉस थीटा। अब एक बात याद रखेंगे, है ना, कि सोलेनॉइड के बाहर में, सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑलवेज कितना होगा, 0। सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा, 0। ये 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आउटसाइड द सोलेनॉइड कितना होगा, 0। तो जब बाहर में 0 आ जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेयर बी का वैल्यू कितना, 0। तो हमको क्या मिल जाएगा, लाइन इंटीग्रल सी से लेके डी तक, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करेंगे कितना मिलेगा, 0। अब फिर से लास्ट वाले पार्ट में आ जाएंगे, डी से लेके ए तक, तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल डी से लेके ए तक, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। जरा बता सकते हैं आप, बी और डीएल में फिर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे फिर से कितना हो जा रहा है, 90। तो cos थीटा इक्वल टू कितना, cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। यहाँ पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, b डॉट डीएल डी से लेके a तक, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। ये सारे वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन 1, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन 1, तो आपको क्या मिलेगा, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्लोज लूप में, दिस इज इक्वल टू, पहले कितना आया वैल्यू, बी इंटू एल आया है, उसके बाद सारा वैल्यू कितना है, 0 0 0। तो आपको मिल गया लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू कितना, बी इंटू एल। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2। याद है गॉसेस थ्योरम में हम लोग ऐसे ही करते थे, पहले क्या करते थे, छोटे से सरफेस से निकाल के इंटीग्रेट कर देते थे, हाँ या ना, और टोटल सरफेस से फ्लक्स हम लोग बाहर निकाल लेते थे, यही हो रहा था गॉसेस में, और बाद में फिर हम लोग गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते थे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मूला लगा करके क्या किए हैं, लाइन इंटीग्रल निकाल लिए हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का ओवर क्लोज लूप। अब क्या करेंगे, अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, ठीक है, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है बाबू, ये बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप, ये बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स, वहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, हाँ या ना। क्या आप क्लोज लूप जो लिए हैं यहाँ पे, इस क्लोज लूप के अंदर से करंट बता सकते हैं कितना फ्लो कर रहा है, ये जो क्लोज लूप है इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, हर एक टर्न से आई करंट है, हर एक टर्न से कितना करंट है, आई है, वहां पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना करंट होगा। तो अब आप ये बोलेंगे सर अगर हम लोग अंदर में नंबर ऑफ टर्न निकाल लें तो करंट निकाल सकते हैं, अगर अंदर में पांच टर्न आया तो 5 आई करंट, अंदर में 10 टर्न आया तो 10 आई, अंदर में 1000 टर्न आया तो 1000 आई, हाँ या ना। तो अगर हम अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेते हैं तो हम करंट निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए आप लोग को मैंने बोला है स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वन लेंथ पे कितना टर्न है बताइए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, एल लेंथ में कितना टर्न होगा, एन इंटू एल होगा, हाँ या ना, ठीक है।
तो क्लोज लूप के अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू एल, और एक टर्न से कितना करंट आई, तो n इंटू एल टर्न से कितना करंट n इंटू एल इंटू आई, यही होगा, हाँ या ना। तो अगर हम आपसे बोले कि बताइए नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप क्लोज लूप में कितना टर्न, तो क्या बोलेंगे n इंटू एल। अगर n इंटू एल टर्न है और हर एक टर्न से आई करंट है, तो n इंटू एल टर्न से कितना करंट होगा एन एल आई। तो अगर आपसे पूछे कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू क्लोज लूप, इसको हम लोग आई इन बोल देते हैं, ये कितना आ जाएगा n इंटू एल इंटू आई। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू इन 3, पुटिंग द वैल्यू इन 3, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, कितना निकाले हैं एन एल इंटू आई, ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 2 भी यही बता रहा, लाइन इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का क्लोज लूप में, और इक्वेशन 4 भी यही बता रहा, लाइन इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का क्लोज लूप में। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4 हम लिख सकते हैं B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई। याद रखेंगे ये स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपको हम यहाँ पे बोले, इधर देखिए इधर, एल लेंथ में कैपिटल एन टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कैपिटल एन बाई एल बोल सकते हैं ना। अरे एल लेंथ में कितना टर्न है, एन है, वन में कितना होगा एन बाई एल, और वन में जो इसी को क्या बोल रहे हैं स्मॉल एन, तो स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाई एल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। ये भी क्या है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अगर आपको टोटल लेंथ और टोटल नंबर ऑफ टर्न देगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज पूछता है, बात नहीं प्लीज, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के किसी एक एंड पे, है ना, सोलेनॉइड देखा है तो उसके किसी एक एंड पे, या तो इस एंड पे या फिर इस एंड पे, तो ये लिखेंगे आप B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। याद रखेंगे कि बीच के कंपैरिजन में एंड पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, हाफ होता है, याद रहेगा। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न पे, और नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। म्यू नॉट क्या नेचर ही को ना रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए ए बाबू उठिए आप लोग, चलिए आप और आप इधर से उठिए आप, हाँ वरुण, हाँ आप उठिए, चलिए आप बाहर 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 चलिए, क्लास में हंसी मजाक करने के लिए आए हैं लोग, चलिए आप बाहर, चलिए आप भी, हाँ बाहर, मजाक चल रहा है क्लास में, रात में सोते नहीं है, नींद मार रहे हैं बैठ के बेहुदे बच्चे, जाहिल कहीं के।
जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। डायग्राम बना लिए ना।
कहाँ पे?
लिख लिए बच्चे लोग? जल्दी कीजिए, फास्ट कंप्लीट करना है टॉपिक हम। ये यहाँ पे ना फ्रॉम 3 and 4 नहीं, फ्रॉम 2 and 4 है, ठीक है। ये और ये लिए है ना, तो 2 and 4 लिखिएगा इसको, फ्रॉम 2 and 4। ये वाला फ्रॉम 2 and 4 याद आता, पुटिंग द वैल्यू इन 3 में वैल्यू पुट किया तो 4 मिला, तो ये लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ये लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इसका नाम 2 था ना, गलती 3 लिखा गया है, तो 2 and 4 ये आपको मिल जाएगा। ए वाला हो गया, लिख लिए? चलिए लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, कहाँ पे बाबू, कहाँ पे बोले? वो तो मैं ये वाला, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, उसके नीचे के लाइन में, नहीं नहीं रिमार्क अभी नहीं, पहले लिखे ना, हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन on the axis of a current carrying solenoid depends on, magnetic field induction on the axis of a current carrying solenoid depends on, magnetic field induction on the axis of a current carrying solenoid depends on, magnetic field induction on the axis of a current carrying solenoid depends on, नंबर 1 में लिखेंगे current carrying solenoid depends on the axis of a current carrying solenoid depends on, लिखेंगे नंबर 1 में number of turns per unit length, number of turns per unit length of the solenoid, number of turns per unit length of the solenoid, number of turns per unit length of the solenoid। नंबर 2 में current flowing through each turn of the solenoid, नंबर 2 में current flowing through each turn of a solenoid,
करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड। और नंबर 3 में नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल inside the solenoid, nature of material inside the solenoid, inside the solenoid। फिर अब रिमार्क में लिखेंगे, अब रिमार्क लिखेंगे, अब रिमार्क लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आउटसाइड द सोलेनॉइड, outside the solenoid is always zero। Magnetic field induction outside the solenoid is always zero। Magnetic field induction outside the solenoid is always zero। एक क्वेश्चन लिखेंगे अब, क्वेश्चन, ये डेरिवेशन 5 मार्क्स के लिए है ना। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए 20 सेंटीमीटर लेंथ इज ऑलवेज जीरो। इसके बाद लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड has 1000 turns, has 1000 turns, has 1000 turns, turns, turns। if comma देखे, if current flowing through each turn, if current flowing through each turn is 1 ampere, if current flowing through each turn is 1 ampere, is 1 ampere, then find magnetic field induction, then find magnetic field induction। अब लिखिए नंबर 1 में, on axis of the solenoid, on axis of the solenoid, on axis of the solenoid। और नंबर 2 में at any one end of the solenoid, at any one end of the solenoid, at any one end of the solenoid, है ना, बन जाएगा। तो आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर लेंथ, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, यही है ना, ठीक है। इसमें कितना टर्न है, 1000 टर्न है। आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लगाएंगे, 2 1 आर 2 5000 आर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना, 5000, और करंट कितना दिया है, 1 एम्पियर। पहला सवाल है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्सिस पे बताना है, तो एक्सिस पे हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, एन का वैल्यू 5000 और आई का वैल्यू 1, कितना आ गया, 20,000 पाई इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला। ये 4 जीरो यहाँ से हटेंगे तो यहाँ से भी 4 हटेगा, तो 2 पाई इंटू 10 का पावर -3 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एंड पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो एंड पे हमने कितना पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2। म्यू नॉट एन आई का वैल्यू तो निकाल ही लिए हैं, 2 पाई इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये, पाई इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड से रिलेटेड टॉपिक था जिसमें डेरिवेशन आएगा तो 5 मार्क्स। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, -7 -3 ना, यहाँ 10 पावर -3, यहाँ जो आया वही वैल्यू पुट कर देंगे, -2 ठीक है। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे तो बन जाएंगे।
चलिए अच्छा क्लास करेंगे यहाँ पे हम लोग समाप्त।